नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और मैं कविता प्रभा मंच की काव्य समूह की संस्थापिका हूँ और आज हम विश्व कविता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है साहित्य सरिता। रामधारी सिंह जी, आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं कर रही हूँ हमारे आधुनिक हिंदी के, कह सकते हैं साहित्य के जो पितामह कहे जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय व उनकी कुछ रचनाओं के साथ। आज पूरे दिन हमारे रचनाकार, हमारे पटल के जो सदस्य हैं, वे हमारे हिंदी साहित्य के और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य के जो दिग्गज साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं सुनाएंगे, उनके विषय में बताएंगे। और यह कार्यक्रम 11:30 बजे से शुरू हो रहा है और रात के 10 बजे तक लगातार चलेगा। बीच में 5-5 मिनट के गैप आएंगे, लेकिन आज हम 26 रचनाकार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो समझ लीजिए कि 26 महान साहित्यकारों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को हम आज इस पटल पर प्रस्तुत करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आज मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि हमें समय मिला है 15 मिनट का, और जिसमें हमें अपने साहित्यकार का परिचय भी देना है और उनकी कुछ कविताएं भी सुनानी है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं मेघना जी, दिनेश दवे जी स्वागत है, निर्दोष जी स्वागत है। तो आज क्षमा कीजिएगा, आपका नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज हमें उन साहित्यकारों का नाम लेना है जिनसे हमने सीखा है और जिनको याद करना आज के दिन हमारे लिए ईश्वर को याद करने के समान है। तो सबसे पहले माँ शारदे को नमन, और वही कहूंगी, हे शारदे माँ ज्ञान का वरदान दे माँ, हे शारदे माँ। तो मैं बात कर रही हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। कहेंगे जनक भी नहीं, पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के रचनाकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक तरह से उसमें बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने व्यंग शैली को महत्व दिया, उन्होंने गद्य शैली को बढ़ावा दिया। उससे पहले कविताएं ज्यादा रचित होती थीं, लेकिन उन्होंने गद्य शैली को अधिक प्रचलित किया। तो उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उनका परिचय देना चाहूंगी कि उनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1950 को और उनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885 को। वे सिर्फ 35 वर्ष की आयु तक हमारे साथ रहे। इतनी अल्पायु में वे हमसे दूर चले गए, लेकिन वो इतिहास रच गए, वो ऐसा साहित्य रच गए कि अमर कर गए वो अपना नाम भी और हिंदी को भी। तो उनके बारे में बताती हूँ। उनके पिता का नाम था श्री गोपाल चंद्र और उनका उपनाम गिरधर था, और वे बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। तो आप कह सकते हैं कि उन्हें विरासत में कविताएं मिली, लेखन मिला। अरविंद जी स्वागत है आपका। उन्होंने कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं और जो अपना गद्य साहित्य है वो खड़ी बोली हिंदी में लिखा है। और उन्होंने काव्य, कविताएं, नाटक, इतिहास, निबंध और बहुत सारी विधाओं में उन्होंने लिखा है। और 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला दोहा लिखा और अपने पिता को सुनाया। मैं वो दोहा सुनाना चाहूंगी। ले ब्योढ़ा ठाड़े भये, ले ब्योढ़ा ठाड़े भये, श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन्य को हनन लगे बलवान। तो ये दोहा उन्होंने 5 वर्ष की आयु में लिखा, अपने पिता को सुनाया और पिता ने उन्हें सुकवि बनने का आशीर्वाद दिया। और उनके पिता का आशीर्वाद बहुत पूर्ण हुआ, कहना चाहिए, बहुत फला उनको। सबका स्वागत है, जो भी इस मंच से जुड़ रहे हैं उनका सभी का स्वागत है। और आज पूरे दिन जुड़े रहिएगा, हमारे रचनाकार बहुत महान महान कवियों के विषय में आपसे बात करेंगे, उनकी रचनाएं सुनाएंगे। एक और उनका जो कहना चाहिए दोहा है, कविता का हिस्सा है, देखा जाए तो वो बहुत प्रसिद्ध है वो दोहा।
मैं उसे ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हिंदी में जब भी कोई कहते हैं ना अपना भाषण लिखता है या हिंदी भाषा में, तो वो इस दोहे को ज़रूर प्रयोग करता है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटन नहिय के सूल। इसका अर्थ यही है कि यदि मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की उन्नति नहीं हो सकती, और भाषा के ज्ञान के बिना हम अपने मन की पीड़ा को कम नहीं कर सकते। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए और भाषा का पूरा ज्ञान हमें लेना चाहिए, तभी हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ती हूँ। तो उनकी जो विधाएं हैं बहुत दोहा, चौपाई, मुकरियाँ और काव्य तो है ही। गद्य शैली में अगर बात की जाए तो उनकी शैली 4 भागों में हम उसको बांट सकते हैं: परिचयात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली। मैंने कल जितनी भी रचनाएं उनकी पढ़ी, ये देखने के लिए कि मैं कल क्या पढ़ने वाली हूँ, तो सब में मुझे कहीं ना कहीं व्यंग मिला, और उन्होंने खुलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यंग किया है, खुलकर जी भर के उन्होंने, उनकी रचनाओं में आपको ये दिख जाएगा। और बहुत ही चटपटा भी उन्होंने लिखा है। चना जोर गरम, अब तो जोर गरम बोलते हैं, चना जोर गरम, वो भी लिखा है उन्होंने। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में बहुत सुंदर काव्य की रचना की है। उन्होंने अंधेर नगरी नाटक एक दिन में, और जैसे कहते हैं ना आज ही प्रोग्राम है, और वहीं बैठकर उन्होंने लिख दिया था। और एक कार्यक्रम में उन्होंने 68 या जैसे कहते हैं 68 या 67 दोहे लिखे नए, और उनका व्याख्यान भी किया। तो इस तरह के थे वो हमारे पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका नाम तो था हरिश्चंद्र, भारतेंदु उन्हें उपाधि मिली थी। उन्हें 4 भाषाओं का ज्ञान था: हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, और ये सब उन्होंने घर पर रहकर सीखा था, स्कूल नहीं गए थे। और बचपन में ही इनके माता पिता इनको छोड़कर चले गए थे, तो इनको इतना अवसर नहीं मिला स्कूल जाने का, विद्यालय जाने का। इन्होंने घर पे ही सीखा। सीखने की बहुत ललक थी। मैंने बताया ना कि उनको वो बहुत ही जल्दी कंठस्थ कर लेते थे। तो 68 दोहे बोलना, उसका व्याख्यान करना और उसी समय लिखना और उसी समय उसे सुनाना बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए उस समय के जो दिग्गज साहित्यकार थे, उन्होंने उन्हें भारतेंदु कहा। तो ऐसे थे हमारे पितामह जो हिंदी साहित्य की दिशा बदल के गए। तो चलिए अब आगे बढ़ती हूँ जल्दी से। उनको युग चारण भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश राज का जो शोषण प्रवृत्ति थी उसके बारे में बहुत लिखा, व्यंग किया, तो इसलिए उनको युग चारण भी माना गया है। वे लेखक थे, कवि थे, रंगकर्मी यानी स्टेज आर्टिस्ट भी थे, देश हित में चिंतन करने वाले पत्रकार भी थे। उन्होंने उस समय कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और उनकी बहुत सारी कृतियां हैं। मतलब वो 35 वर्ष की आयु में उतना लिख गए, शायद जो मुझे लगता है पूरे जीवन में भी अन्य रचनाकार नहीं लिख पाए हैं उनके समय के। तो समय पर भी मुझे ध्यान रखना है, हालांकि मुझे ज़्यादा समय मिल रहा है। बहुत स्वागत है आप सभी का। कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि आपको कुछ अच्छा बता पाऊँ। और वैसे आप सब ज्ञानी हैं, उनके बारे में पढ़िएगा। जब पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें कितना कम पता है अपने साहित्यकारों के बारे में। नाम तो जानते हैं लेकिन हम उनके विषय में बहुत कम जानते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं मुकरियाँ पढ़ने चाहूँगी। तो मुकरी वैसे तो आप सबको पता होगा, लेकिन मुकरियाँ बनी हैं मुकरना शब्द से। मुकरना का अर्थ होता है बात से पलट जाना, कि यानी आप कोई बात कह रहे हैं और लेकिन बाद में फिर उससे पलट जाएं, तो मुकरना कहते हैं उसको। तो ये एक विधा है जो बहुत ही खूबसूरत विधा है। इसमें भी उन्होंने व्यंग को डाला है, इसमें भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार को छोड़ा नहीं। तो मैं शुरू करती हूँ। पहली जो उनकी मुकरी है, मैंने और ये नए ज़माने की मुकरियाँ कही जाती हैं।
क्योंकि ये उतनी काव्य कहना चाहिए, इनकी जो भाषा है वो हिंदी है और सरल भाषा है, कोई भी समझ सकता है। खड़ी बोली, सब गुरुजन को बुरो बतावे, यानी जो हमारी पद्धति थी उस समय, उनके जमाने में कि गुरु होते थे हमारे, तो उस बात पे कह रहे हैं, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न, भीतर तत्व न, झूठी तेजी, क्यों सखी साजन। बोलिए कौन बताएगा, क्या आंसर आएगा इसका? क्यों सखी साजन, आपने पढ़ा भी होगा, फिर से रिपीट कर रही हूं, मुझे आंसर चाहिए। उत्तर लिखिएगा, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न, झूठी तेजी, क्यों सखी साजन, नहीं अंग्रेजी। तो वो साजन नहीं है, वो अंग्रेजी है, जो हमारे गुरुओं को गलत बताती है, उनका पढ़ाए हुए को गलत बताती है और अपनी खिचड़ी अलग पका रही है। उसके भीतर कोई तत्व नहीं है और बस झूठी उसकी शान है, और वो है अंग्रेजी। तो इस तरह से वो खुले, जैसे कि ना बिल्कुल साफ शब्दों में व्यंग करते थे। दूसरी मुकरी प्रस्तुत कर रही हूं, तीन बुलाए 13 आवे। ये स्थिति आज भी है जो इसमें कहा गया। सोचिए, उस 1850 से 1885 के दशक में ये बात लिखी उन्होंने, और ये बात आज के लिए भी सही है। तीन बुलाए 13 आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे, यानी 3 को बुलाओ 13 आ जाते हैं, 13 आ जाते हैं और अपनी अपनी जो है विपदा यानी मुसीबत बताते हैं। आंखों फूटे भरा ना पेट, क्यों सखी साजन, क्या आएगा बताइए? फिर से रिपीट कर रही हूं, सोचिएगा मन में। तीन बुलाए 13 आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे, आंखों फूटे भरा ना पेट, क्या सखी साजन, नहीं ग्रेजुएट। तो उन्होंने ग्रेजुएट के ऊपर व्यंग किया है कि 3 ढूंढो तो इतने सारे मिल जाएंगे, यानी इतने बेरोजगार मिल जाएंगे जो ग्रेजुएट हैं, और वो आएंगे और अपनी अपनी परेशानियां बताएंगे, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा। और आंखों फूटे भरा ना पेट, यानी पढ़ के आंखें फूट गई, लेकिन पेट भरने के लिए पैसे वो कमा नहीं पाए, क्यों सखी साजन, नहीं ग्रेजुएट। तो ये देखिए कितना व्यंग, किसी के ना करारा व्यंग उन्होंने इसमें लिखा है, और जो आज की परिस्थिति में भी वही सिचुएशन है, वही लागू होता है। तो देखिए, तो वो कहते हैं ना, जमाना बदलता है, लेकिन हालात कई बार कुछ चीजों के वही होते हैं। एक और बहुत सुंदर है, सीटी देकर पास बुलावे, सीटी देकर पास बुलावे, रुपया ले तो निकट बिठावे, ले भागे मोहि खेलई खेल, ले भागे मोहि खेलन खेल, क्यों सखी साजन, नहीं सखी रेल। तो ये उस समय लिखा था जब रेल आई थी हमारे भारत में, तो उसके ऊपर उन्होंने व्यंग लिखा। फिर से पढ़ूंगी इसको, मुझे बहुत सुंदर लगा। सीटी देकर पास बुलावे, रुपया ले तो निकट बिठावे, ले भागे मोहि खेलई खेल, क्यों सखी साजन, नहीं सखी रेल। तो ये कुछ मैंने मुकरियां उनकी लिख दी, मुकरना से बनी है, यानी कि पलट जाना अपनी बात से। और टाइम होने वाला है, तो अब मैं उनकी कुछ ऐसी कविताएं सुनाना चाहती हूँ जो उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर लिख के लिए लिया, और बहुत छोटे छोटे एक तरह से पद की तरह उन्होंने ये लिखे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मित्रगण भी आने वाले हैं, और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आज जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, आप पूरे दिन यही हम कार्यक्रम करने वाले हैं, अलग अलग रचनाकार आएंगे, आप उनको जरूर सुनिएगा। मेरे नैना भय चकोर, अनुदित निरखत श्याम चंद्रमा, सुंदर नंद किशोर, तनिक भय वियोग उर, बाढ़त बहुविधि नयन मरोर, होत न पल की ओट छिन कहू, रहत सदा दृग जोर, को न इन्हें छुड़ावन हारो, अरुझे रूप झकोर, हरिचंद नित छके प्रेम रस, जानत सांझ न भोर। तो यानी वो सुबह शाम नहीं देखते, बस उन्हें तो अपने श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, और उनके जो नैना हैं वो चकोर जैसे बन गए हैं, और वो सिर्फ और जैसे चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है, वे अपने श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं। एक और है,
ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की, रज जामे सिर भीजे, आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा पीजे, श्री राधे राधे मुख यह, बर हरिचंद को दीजे। हो सकता है इसकी धुन थोड़ी अलग हो, मुझे नहीं आती है तो मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी उनकी बड़ी सुंदर रचनाएं हैं जो उन्होंने श्री कृष्ण के लिए लिखी हैं। और बहुत सारी इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो जिसमें कहना चाहिए कि ज़्यादातर अंग्रेजी सरकार का जो शोषण प्रवृत्ति थी उसके ऊपर उन्होंने अधिक लिखा। तो एक तरह से क्रांतिकारी कवि भी आप उनको कह सकते हैं। तो इस तरह से, और देखिए कितनी जल्दी वो चले गए थे और उन्होंने ही गद्य शैली को पूरी तरह से, जैसे कहना चाहिए, पूरी तरह से समझाया। उसके अलग अलग रूपों को उन्होंने विवेचना के साथ प्रस्तुत किया, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो नाटक हो। बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने नाटक लिखे हैं। तो ये, और उनकी जो मुख्य भाषा थी वो हिंदी खड़ी बोली थी और ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया अपनी काव्य रचनाओं में। तो यही है, व्यंग्यात्मक उन्होंने बहुत लिखा है और यही उनकी सबसे खूबसूरत, कहना चाहिए, विधा रही है जिसमें उन्होंने व्यंग का खुल के उपयोग किया है। तो बस मैं इतना ही पढ़ना चाहूँगी क्योंकि समय हो गया है और मैं ज़्यादा नहीं लिख के लाई थी क्योंकि मुझे पता था इनके विषय में बताते बताते समय नहीं बचेगा। और अभी मेरे मित्रगण भी आएंगे, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस कार्यक्रम से जुड़िएगा और सबके बारे में जानिएगा। कुछ कुछ ही बता पा रहे हैं क्योंकि हमने 15 मिनट का ही समय रखा है। हरि रावत जी, भानु प्रकाश जी, श्यामा सिंह जी, अर्चना झा जी, आप सबका स्वागत है, धन्यवाद। मेघना जी मुझे दिखाई दे रही हैं और प्रीति द्विवेदी जी, निर्दोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो अब 12 बजे से दूसरे हमारे रचनाकार हमारे पटल पे पधारेंगे। मैं उनके नाम बता देती हूँ जल्दी से आप लोगों को कि आज कौन कौन किस समय आने वाला है। वर्षा जी आएंगी 12 बजे, फिर मेघना मेहरा जी आ रही हैं 12:20 पर, किरण जी आ रही हैं 12:40 पर, खुराना जी, सुरक्षा खुराना जी आ रही हैं 1 बजे, उमा शर्मा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो शाम को आएंगी तो उनकी जगह मैं आ रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ रचनाएं पढ़ने। उसके बाद राजीव जी आ रहे हैं, राजीव गौतम जी 1:40 पर आ रहे हैं, खाती जी आ रहे हैं, राजकुमार खाती जी 2 बजे, हरमिंदर जी 2:30 पर आ रही हैं, प्रीति जी 3 बजे, सचिन शर्मा जी आ रहे हैं 3:20 पर, पुष्पा जी आ रही हैं 4 बजे, रिमझिम जी आ रही हैं 4:20 पर, उमंग जी आ रही हैं 4:40 पर, अंजू क्वात्रा जी कविताएं पढ़ेंगी 5 बजे, अश्विनी जी आ रही हैं 5:20 पर, रेणुका जी 5:40 पर, रंजना मजूमदार जी 6 बजे और उमा शर्मा जी आएंगी 6:30 बजे, लोकनाथ जी 7 बजे, संजय गुप्त जी 7:25 पर आ रहे हैं, प्रकाश जी 7:45 पर आ रहे हैं, उसके बाद कुलदीप जी आ रहे हैं, फिर सुभाष सिंह जी आ रहे हैं, फिर डॉक्टर मंजू जी आ रही हैं 8:45 पर, 8:45 पर, गिरीश जी 9:05 पर, सुशीला जी 9:25 पर और अंतिम हमारे रचनाकार होंगे सुभाष चंद्र जी जो आ रहे हैं 9:45 पर। पहले हमने अपना समय रखा था 12 बजे से लेकर 9 बजे तक, लेकिन रचनाकारों हमारे साथ इतने सारे रचनाकार जुड़े तो हमने टाइम बढ़ा दिया, 11:30 से 10 बजे तक किया है। आप सबका स्वागत। हम अपने इस विश्व कविता दिवस को उन्हीं साहित्यकारों के नाम करते हैं जिनसे हमने कविताएं रचना सीखा है, जिनकी कविताएं पढ़ पढ़ कर हम बड़े हुए हैं। उन सबको ये छोटी सी श्रद्धांजलि है, छोटी सी, जिसे कहते हैं छोटा सा सम्मान हम जो अपने स्तर पर दे सकते हैं वही देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बंद करूंगी क्योंकि वर्षा जी आने वाली हैं 12 बजे। धन्यवाद।